नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर का मैं करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुआ हूं। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन जो क्या बनते हैं वो देखेंगे। तो एक तरह का कंप्लीट पैकेज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये जो पीडीएफ है जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल जो है पीसीएस गुरुजी वाला, वहां पर मिल जाती है। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग नॉन सीरियस हैं प्लीज छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वीडियो होने वाला लंबा। जो लोग सीरियस हैं वो चुपचाप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी सी बातें पता लगेंगी आपको जिससे कि एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। तो नॉन सीरियस लोग छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है व्यूज कितने आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता सब लोग पीसीएस नहीं बन सकते हैं। जो लोग रुकेंगे वो लोग अंत तक देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र करके देखिएगा। अगर इतना भी सब्र नहीं है तो आप भी छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए, 28 अक्टूबर का है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, और जो मैं सवाल पूछूंगा बीच में उसके रिप्लाई आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हुए देख रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर पढ़ाई करनी है। प्रोएक्टिव होकर पढ़ाई नहीं करोगे, छोड़ दो, चले जाओ, कुछ और मनोरंजन वाला काम कर लो, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट जेनरस पर्सन इन द कंट्री। जेनरस का मतलब है दानवीर। दानवीर कौन है, ठीक है। हु इज द मोस्ट जेनरस पर्सन इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द एडल गिव हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 विद एन ईयरली डोनेशन ऑफ ₹1,161 करोड़। सवाल हिंदी पढ़ रहे हैं। एडल गिव हुरोन इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार 1161 करोड़ रुपए की वार्षिक दान देने के साथ देश का सबसे उदार व्यक्ति कौन है। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने हर साल लगभग 1100 करोड़ रुपया दान कर दिया। आप सोचिए, आप 5 रुपए नहीं दे पाते हो, जनता यहां 1100 करोड़ रुपया दान कर रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जिसमें, उसमें इंडिया की तरफ से ये जो हीरोइन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट है ना, हीरोइन वाले जो है, जो ये पूरी दुनिया में लिस्ट निकालते हैं, हर साल निकलती है किसने सब दुनिया में सबसे ज्यादा किसने दान किया है, लेकिन ये लिस्ट इंडिया की है। इंडिया की, ध्यान रखिएगा, इंडिया की है। तो इंडिया में सबसे कौन है, तो इंडिया में है शिव नादर। कौन है, शिव नादर। शिव नादर जो है वो एचसीएल के मालिक हैं। किसके मालिक हैं, एचसीएल, जो आपका कंप्यूटर वाली कंपनी होती है जिसमें कंप्यूटर बनते हैं, एचसीएल के मालिक हैं शिव नादर। और इन्होंने गौतम अडानी को रिप्लेस किया है। गौतम अडानी ग्रुप वाले उनको रिप्लेस करके नंबर 1 में बन गए, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ घुसेंगे नहीं अंदर, सिंपल सी बात है। शिव नादर एचसीएल के मालिक है जो कि नंबर 1 है। और इंडिया में अजीम प्रेमजी भी बहुत अच्छा, मतलब ज्यादा डोनेट करते हैं, इनका भी बहुत ज्यादा नाम है। तो थोड़ा सा इनके ऊपर पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा नॉलेज। ये अजीम प्रेमजी किस कंपनी के ओनर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अजीम प्रेमजी किस कंपनी के ओनर हैं, चलिए, ठीक है। दूसरा सवाल आ गया, इन अक्टूबर 2022 द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII Confederation of Indian Industries presented the National Digital Transformation Award DX 2022 Award to which bank। अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किस बैंक को राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्रदान किया है। यानी कि वो बैंक जिन्होंने डिजिटलाइजेशन में बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको अवार्ड दिया 2022 का। तो दे कौन रहा है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, अपने यहाँ पे जो इंडस्ट्री का एक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें जो बैंक दिया है वो है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को जो है अवार्ड मिला है DX, क्या है अवार्ड का नाम, DX 2022 अवार्ड, DX 2022 अवार्ड, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है ये, ठीक है। कर्नाटक बैंक है, बैंक छोटा ही सा ही, ज्यादा आपने ब्रांचेस नहीं देखी होंगी। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कई बार जब इस छोटे बैंकों का अवार्ड मिलता है तो बड़े बैंक जब ऑप्शन में आते हैं तो हम लोग उनको कर देते हैं, लेकिन यहां पर कर्नाटक बैंक है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन परंतु अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे इस तरह की चीजें सामने दिख रही हैं और मैं चाहता हूं कि एक बैंक वाला सवाल आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता नहीं कि कर्नाटक वाला पूछूं, मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, मैं तो मैं क्या पूछूंगा। तो कुछ क्वेश्चन इतिहास में आए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जीके के सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो पहला तो है बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि पीसीएस वो कहां चला गया भाई, ये कि
मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, मैं वनडे एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं वो सब बातें डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में आती हैं। करंट अफेयर्स को जीके से पढ़ के ही पढ़ेंगे। तो पहले यहां पर बैंक रेट और दूसरा है रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इसको समझते हैं। कई बार आपको ये सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज, while bank rate is a lending rate at which commercial banks can borrow from the RBI without providing any security। दो तीन शब्द आ रहे हैं, ध्यान सुनना, इकोनॉमिक्स जोड़ दिए मैंने यहां पर। देखिए, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और मान लो कोई दूसरा कर्नाटक बैंक कैसे लिख लेते हैं। अब कर्नाटक बैंक को कुछ पैसा चाहिए कि वो आगे लोन प्रोवाइड कर सके, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। अब आरबीआई के पास जब जाएगा कि मुझे कुछ पैसा दे दो, तो मान लो 100 करोड़ रुपया आरबीआई से कर्नाटक बैंक मांग रहा है। तो अगर मान लो ये आरबीआई है और ये आपका दूसरा बैंक है, ठीक है, तो दो रास्ते हैं आपको देने के। एक रास्ता आपका है जब आरबीआई से पैसा मांग रहा है बट सिक्योरिटी, गारंटी के रूप में कुछ नहीं मांग रहा, वो कह रहा है ठीक है एक दिन के लिए दे रहा हूं मैं, नो सिक्योरिटी यानी कि कोई भी गारंटी नहीं मांग रहा, तो इसको बोलते हैं हम बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कितना चाहिए 1000 करोड़ रुपए, ले लो 1000 करोड़ रुपया, ठीक है, तो ये हो गया बैंक रेट। समझिएगा, जब कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी उसने, ठीक है, ये कम ड्यूरेशन के लिए होता है, ओवरनाइट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर रास्ता है कि वो लंबे अवधि के ले रहा है, तो इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो कि आपने कुछ सिक्योरिटी रखा, यानी कि आपने कुछ एफडी उफडी, सरकार की ट्रेजरी बिल वगैरह जो हैं वो आपने रख दिया, ठीक है, कि भाई ठीक है अगर मैं चुका नहीं पाऊंगा तो आप इसको ले लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेपो रेट, इसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट अमूमन कम होते हैं, लेट्स सपोज ऐसे आजकल 4% के आसपास चल रहा है, तो रेपो रेट 4.25 के पास चल रहा होगा, ठीक है। जब एग्जाम आएगा तो ध्यान देना किस तरह से चीजें होती हैं। तो रेपो रेट और बैंक रेट में हमने फर्क समझ लिया। अब उसी से जुड़ा हुआ आगे आ गया रिवर्स रेपो रेट। आपसे एग्जाम में पूछता है कि हाल फिलहाल में रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, तो आपको अब इसमें क्या होता है कि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, बैंक ने कहा कि यार इस बार थोड़ा कमाई अच्छी हो गई है, ज्यादा अच्छी तरह से लूट लिया लोगों को, अब एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, अब मैं कहां पे डालूं, तो बैंक अपना पैसा अपने से बड़े बैंक के पास रखवा देगा, कुछ सरप्लस पैसा रखवा देगा, और इस सरप्लस पैसे पर जब आरबीआई कुछ इंटरेस्ट देगा बैंक को, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। जब आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है कि आपने रखवा दिया है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द बैंक्स अर्न इंटरेस्ट व्हेन दे पार्क सरप्लस फंड विद द आरबीआई। अब ये तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, द रेपो रेट हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब महंगाई आएगी तो सरकार रेपो रेट को बढ़ा देगी, तो इसको क्योंकि जितना रेपो रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो लोगों के पास लोन नहीं खरीदेंगे, तो हमारी महंगाई बढ़ जाएगी, वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो लिक्विडिटी नहीं है, डिमांड नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, यानी इस बार दिवाली में पटाखे नहीं बिके ज्यादा, तो अगर इस जैसी चीजें चल रही हैं तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो रेपो रेट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के लेवल का सवाल है, ध्यान से पढ़ना। फर्जी लोग चले जाओ, इंपॉर्टेंट रुके रहो यहाँ पर, ठीक है। जो लोग सब एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, वनडे एग्जाम नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो प्लस एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी दोनों इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। कैश रिजर्व रेशो वर्सेस एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब कैश सीआरआर इज अ रिजर्व मेंटेन बाय बैंक विद आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पास कुछ पैसा बैंक रखवा दे, यानी इसको मोड़ समझते हैं, बैंक के पास जितना डिमांड है, यानी कि एफडी हो गया या जितना उसके बाद, यानी कि मतलब कि कोई बैंक है जिसके पास लगभग 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए हैं। किसने कराए होंगे, या तो कंपनीज ने कराए होंगे या तो पब्लिक ने कराए होंगे। तो मान लो 1000 करोड़ रुपया इस बैंक के पास डिपॉजिट है, तो अब सरकार को लगता है कि यार बैंक भाग गया तो क्या होगा, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए लगभग आजकल 4% के आस, अब ये कम ज्यादा होता रहता है, मुझे उस पर मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि ये आपको देखना है।
लगभग कुछ प्रतिशत जो है वो आरबीआई के पास कैश के रूप में रखवा देगा, कैश के रूप में। यानी कि अगर 1000 करोड़ रुपए बैंक के पास हो रहा है तो कुछ 4% पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखवा देगा। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। अच्छा, अब एक है एसएलआर, सिक्योरिटी का मतलब है लीगल। क्या होता है? लीगल, यानी रखवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। कुछ अब जितना ये डिमांड है इसको रखवाना पड़ेगा, लेकिन कैश में ना करवा के सिक्योरिटी में करवा दे, यानी ट्रेजरी बिल्स रखवा दे, ठीक है। इस तरह कुछ चीजें रखवा दे जो कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बिल्स बॉन्ड हैं, वो उसके माध्यम से रखवा दे, तो इसे बोलते हैं एसएलआर। अब सरकार समय समय पर सीआरआर और एसएलआर के रेट डिफाइन करती रहती है कि मान लो 4% ये हो गया, मान लो 15% ये हो गया, इस तरह कुछ भी हो सकता है, रेट करती रहती है। अमूमन होता क्या है, ये पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखवाना ही पड़ता है। इन केस अगर बैंक भाग जाए तो आरबीआई जो पब्लिक का पैसा दे पाए, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। अब जितना ये रेट बढ़ेगा, अब 4% से 5%, 6%, 8%, उतना कम पैसा बैंक के पास होगा, उतना कम पैसा होगा तो उतना कम मार्केट में डाल पाएगा, ठीक है, उतना कम उसे इंटरेस्ट आ पाएगा। तो जितना ये इसका रेट कम रहेगा 4%, 3%, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा बैंक के पास रहेगा और बैंक उसको मार्केट में डालकर ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो इस तरह से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरा मकसद यहां पर आपको समझाने का, सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। जो जितना बैंक के पास पैसा है उसका कैश में रखेंगे तो सीआरआर, और सिक्योरिटीज में रखेंगे तो एसएलआर। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। अच्छा, ये चीज देखो यार, ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स का, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये 9919521555 पे कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बड़ा अच्छा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, आप ले लो। जितनी बातें यहां पढ़ रहे हैं ये सब रटानी भी तो है आप लोगों को, तभी सफल हो पाओगे। फिर आता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एसेट्स क्या होते हैं? मतलब बैंक ने कोई लोन दे दिया किसी को और वो उसे रिटर्न्स आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो परंतु 90 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट ना आ पाए, 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट ना आ पाए, तो उसको एनपीए में डाल देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग है कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी को रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आपसे क्या बोलेगा कितने दिन में होता है, तो 90 डेज हो जाता है, 90 डेज, ठीक है, 3 महीना, 3 मंथ्स तक अगर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बैंक को एनपीए में चला जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, एक है नेशनलाइजेशन, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है। नेशनलाइजेशन बैंक 2 बार हुआ है, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्यों हुआ है राष्ट्रीयकरण? अब ये लंबी कहानी है, छोटा कर देता हूं कि जब सरकार को लगता है कि देश तक पूरे बैंकिंग सेक्टर फैलना चाहिए, तो सरकार ने जिम्मेदारी ली, उन बैंकों को पहले परचेज किया, ले लिया, उस पर ले लिया, और फिर खुद कोशिश की कि बैंक गली गली जाए। क्योंकि अगर प्राइवेट में है तो हम फोर्स नहीं कर सकते कि भैया जाके छोटी सी जगह पे दुकान अपना बैंक खोलो, ब्रांच खोलो। लेकिन जब हम सरकारी बैंक खुद बन जाते हैं तो सरकार फिर फोर्स करती है कि जाओ छोटी छोटी जगह पे जाओ। तो नेशनलाइजेशन बैंक हुआ 2 बार हो चुका है, 1969 में जब 14 बैंक आए थे और 1980 में जब 6 बैंकों को किया गया था। इस बार आपका पैट के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो 14 बैंक थे और 1969 था, और ये 6 बैंक 1980 में हुए थे। मर्जर ऑफ बैंक, अब मर्जर हुए बैंक। अब मर्जर ऑफ बैंक मैं बताऊंगा, ये है, उससे पहले रूरल बैंक बताते हैं। रूरल बैंक के ऊपर, ग्रामीण बैंक के ऊपर सवाल आता है, और एक ही सवाल आता है कि भैया ग्रामीण बैंक कब से बनना शुरू हुए, तो ग्रामीण बैंक 1975 से बनना शुरू हुए। 50 बार सवाल आ चुका और एक ही तरह का सवाल आता है ये, 1975 से ग्रामीण बैंक बने। मर्जर ऑफ बैंक की बात करते हैं। कुछ बैंक जो हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि फटाफट पढ़ते हैं, पीएनबी के अंदर 2 बैंक आ गए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूबीआई, ये दोनों जो हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों पीएनबी चले गए। कनाडा बैंक में सिंडिकेट बैंक चला गया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक चला गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यूबीआई में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक चला गया। स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और भारतीय महिला बैंक, ये सब चले गए एसबीआई के अंदर। तो एक तरह का सवाल आपको बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस was inaugurated by the Prime Minister नरेंद्र मोदी in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है गुजरात के अंदर। कहां है? गुजरात के अंदर। पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इन अदालज
गुजरात के अंदर है, जो कि लगभग 4260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसका बेसिकली काम क्या है? द मिशन विल हेल्प स्ट्रेंथन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्मार्ट स्कूल होंगे, कमरे अच्छे होंगे, बिल्डिंग अच्छी होगी, ठीक है, लैब्स बन जाएंगे, कंप्यूटर लैब बन जाएंगे, ओवरऑल अपग्रेडेशन कराया जाएगा स्कूल्स का। तो ये है मिशन क्या है यार? मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि गुजरात में हुआ है मोदी जी द्वारा। बट लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहा ना ना मुझे मजा नहीं आ रहा यार, मैं कुछ इसको पॉलिटिक्स जोड़ के देखता हूं कि एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन से क्या याद है? एजुकेशन कौन से लिस्ट में है? कौन से लिस्ट में हो? अब बताओ मुझे, मैं बताऊंगा एजुकेशन कौन से लिस्ट के अंदर है, ये बताना है। संविधान की कौन सी लिस्ट के अंदर है? तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? कॉन्करेंट समवर्ती सूची में आता है। अब ये है क्या चीज मैं बताऊंगा। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेवेंथ शेड्यूल जो है उसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन आता है। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? देखिए, अब यहां से आपको पॉलिटी को एक एंगल लेके जाना है। आर्टिकल 246 जोड़िए, इसको जोड़िए, हर चीज को जोड़िए। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? मैं इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताता हूं कि भाई जो पार्लियामेंट है, देखिए तीन तरह की, सिंपल बताता हूं, तीन तरह की लिस्ट बनेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में जितने भी होंगे सब्जेक्ट्स होंगे, उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगा। स्टेट में जितने सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर विधानसभा कानून बनाएगा। और कॉन्करेंट के अंदर जितने भी लिस्ट होंगे उस पर यह भी बना सकता है कानून, ये भी बना सकता है। और अगर इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए तो यूनियन लिस्ट को, जो यूनियन सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया होगा, उसको तवज्जो दी जाएगी। ऐसा आर्टिकल 246 बोल रहा है। अब आपको सवाल कई बार जाता है कि भैया अच्छा ये बताओ कि कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह 7 शेड्यूल के बारे में ना पूछा जाए कि 7 शेड्यूल कहां से अपना एनबो लेता है, तो वो आर्टिकल 246 से ये अपना लेता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने कहा कि यूनियन लिस्ट के अंदर लगभग 97 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 97। जैसे कि डिफेंस 97 सब्जेक्ट्स है, 97 है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस में जितने कानून बनेंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, आर्मी के ऊपर वही बनाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर वही बनाएगा, पोर्ट्स के ऊपर बनाएगा, रेलवे के ऊपर बनाएगा, हाईवेज के ऊपर बनाएगा, कम्युनिकेशन के ऊपर बनाएगा। ऐसे और भी है ऐसे 97 है। इस पे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, कानून बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, जो भी बनाना होगा, मैंने मुख्य दे दिए। अब आपको कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहते हैं कि भाई ऐसा जो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बनाए उन्हें बोलते हैं, मिलकर नहीं, दोनों बना सकते हैं। तो कुछ 52 हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस, एडॉप्शन, सक्सेशन। बहुत और कई बार आपसे पूछता है कि भैया ये एक बार सवाल पूछा था, 4-5 डाल दिया उन्होंने, बोला कि इसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सा है या स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा है। थोड़ा समझिएगा कि कौन कौन से किसके अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, कुछ 61 है। पब्लिक ऑर्डर यानी पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सब कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। सवाल कहां से बनेगा? पहला सवाल क्या था कि एजुकेशन कहां पर है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, 7 शेड्यूल के अंदर है। 7 शेड्यूल कहां से अपना ले रहा है? आर्टिकल 246 से ले रहा है। आर्टिकल 246 में क्या बोला है कि भैया अगर यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट कानून बनाएगा, अगर स्टेट लिस्ट में है तो विधानसभा कानून बनाएगी, और अगर दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती है दोनों में, तो दोनों लोग बना सकते हैं, पार्लियामेंट और विधानसभा। और अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो पार्लियामेंट वाले को मान लेंगे। ठीक है, कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी ले लिए। ठीक है, तो आपका लेकिन एक सवाल और बना था, यूपीएससी में सवाल आया था। वो क्या आया था? 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1970। इसमें क्या बोला? इन्होंने 5 सब्जेक्टों को शिफ्ट किया स्टेट से कॉन्करेंट के बीच में। अब ये क्यों होता है? देखिए, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पावर उसके पास रहे, तो उसने क्या किया कि स्टेट लिस्ट से कुछ निकालकर कॉन्करेंट में ले आए कि भाई दोनों बना लेंगे। और पता कि जब दोनों बना लेंगे तो उसमें अगर कभी लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर मेरा ही कानून चलेगा। इससे क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने
42वें संविधान संशोधन में कुछ 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया। अब वो कौन कौन है, एग्जाम में पूछा गया है। पहला है एजुकेशन, पहले ये स्टेट में था, बाद में ये सेंटर में आ गया और यूनियन कॉन्करेंट में आ गया। फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो छोटे हैं म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब कॉन्करेंट लिस्ट के माध्यम से होगा। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स, ये सब आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे और ज्यादा पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, अब ये मैंने क्या ये एजुकेशन सोचा कि मैं अगर एजुकेशन पे अगर बंदा सोचेगा तो एग्जामिनर क्या बना सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल और बनता है कि कुछ स्कीम्स भी आई हैं समय समय पर। इसका आपका एजुकेशन को लेकर स्कीम्स आती थी, गवर्नमेंट स्कीम आती रहती हैं। कई बार पूछते हैं आपको क्या करना है। मैं वैसे यहां पे मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर कौन सी स्कीम्स हैं। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, मिड डे मील, महिला समीक्षा, स्टैंडर्डिंग ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मद्रासा। ये अब ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट आपको क्या करना है, इनकी डेट लिखनी है। ठीक है, 1995 में मिड डे मील आ गया, ये कब आया था, क्योंकि ऐसा सवाल बन जाता है तो थोड़ा सा इसको आप अपने एंड पे करोगे, मैं नहीं कर पाया, आप कर लेना। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में कौन सी आती है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर इनिशिएटिव ऑफ गर्ल्स एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, स्कीम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये सब आती है। इसी तरह से हायर एजुकेशन के ऊपर ये बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करनी है, पढ़ लेना। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो, लगातार एजुकेशन के ऊपर पूछा गया है, जीके वाला सवाल पूछा गया है, क्योंकि मोदी जी ने लॉन्च किया है तो आपको मौजूदा समय में, पिछले समय में देखना है, प्लस कहां से संविधान से सोर्स आ रहा है उसको देखना है। तो इस तरह से हमने प्री ओरिएंटेड चीजें कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। खत्म करने से पहले ऑनलाइन कोर्स फॉर करंट जो है अफेयर्स है, उसकी फीस जो है 999 रुपए है। आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हो, जो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जितने भी ये सब है टेस्ट वेस्ट के माध्यम से और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, सब कराई जाएंगी आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स 40-45 क्वेश्चन आते हैं, 30-35 क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है कि कम से कम 35 क्वेश्चन हमारे राइट हो जाए। और अगर हमारे 35 क्वेश्चन राइट हो गए, मानो पीछे प्री क्रैक हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, और चाहे तो शेयर कर दो। अगर चाहते हो कि दूसरा बंदा भी कुछ फायदा उठा ले, नहीं तो खुद ही बन जाओ।